बहू को मिला प्रेग्नेंट औरतों से भरा ससुराल। आओ आओ पारुल बहुरिया, अपने नए घर में प्रवेश करो। तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। चलो पारुल, बाहर वैसे ही बहुत ठंड है, चलो जल्दी अंदर। हे भगवान, जब नई बहू आती है तो उसका स्वागत करने ससुराल के सभी लोग आते हैं। यहाँ तो सिर्फ बूढ़ी दादी सास है। ऊपर से ये घर बाहर से कितना बड़ा और पुराना लग रहा है, जैसे कोई राजघराना हो। आओ बहू, अपने शुभ कदमों से इस घर को पवित्र करो। अरे सोच क्या रही हो, चलो भी अब घर के अंदर। ऐसा कहकर पारुल ने राहुल का हाथ पकड़ा और धीरे से घर की दहलीज पार की। दरअसल आज ही पारुल और राहुल की शादी हुई है और काफी सारे अरमानों के साथ वो भी अपने ससुराल आई थी। लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल में अंदर हॉल में दाखिल हुई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा हॉल परिवार की औरतों से भरा पड़ा था, जिनके बेबी बम्प साफ दिख रहे थे। पारुल हैरानी से घूर घूर कर सभी को देख रही थी। तभी आओ पारुल, तुम्हारा स्वागत है। वाह, मेरी एक और देवरानी आ गई। अब घर और रौनकदार हो जाएगा। मैं तो पहली बार जेठानी बनी हूँ। आओ पारुल। पारुल की सभी जेठानियां उसका स्वागत करती हैं। उन्हीं के पास उसके तीनों नन्हे बच्चे प्रिया, रिया और लाली खड़ी थी। उनके भी बेबी बम साफ दिख रही थी। उन्हें देखकर पारुल अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो पूरा ससुराल प्रेग्नेंट औरतों से भरा पड़ा है। इतनी सारी जेठानी और ननंद, इन सब के पेट निकले हुए हैं। लेकिन मेरी सास कहाँ है? अरे फिर से तुम सोचने में लग गई। अब क्या सोच रही हो? राहुल, मुझे तो शादी से पहले किसी ने भी नहीं बताया कि ससुराल में मुझे प्रेग्नेंट औरतों से भरा हुआ ससुराल मिलेगा। नहीं पारुल, ऐसा नहीं है। हमने पहले ही तुम्हारे मम्मी पापा को सारी बातें बताती थी। हाँ बेटा, और तुमसे पहले हमने राहुल की शादी के लिए जितने भी रिश्ते देखे थे, उन सभी लड़कियों को जब पता चला था कि हमारे घर में एक साथ सभी औरतें प्रेग्नेंट हैं, तो उन लड़कियों ने शादी करने से मना कर दिया था। इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने हमें ये बात तुम्हें बताने से मना किया था। हाँ, इसके बदले तुम्हारे माता पिता ने हमसे पूरे 10 लाख रुपए कीमत भी लिए थे। हे भगवान, मेरे माता पिता गरीबी से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने मेरी शादी प्रेग्नेंट औरतों से भरे ससुराल में कर दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? चिंता मत करो बहू, हम लोग हैं ना, हम सब मिलकर सबको संभाल लेंगे। तुम थक गई होगी और ठंड भी लग रही होगी। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। शायद दादी ठीक कह रही हैं। अब तो मेरी शादी हो गई है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब यही मेरा ससुराल है, मुझे सभी को संभालना होगा। अपने मन में ऐसा सोचकर पारुल उस रात सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो घर में एक अजब नजारा देखती है। उसकी जेठानी सारी जेठानियां और नंदें उल्टियां कर रही होती हैं। उन्हें देखकर मुझे घर में सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरी 3-3 जेठानियां, 3-3 ननंद, दादी सास, ससुर जी। लेकिन मेरी सास कहाँ है? वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही कल से। अरे पारुल बेटा, तुम सुबह सुबह उठकर रसोई में आ गई। क्या बना रही हो आज खाने में? आज तुम्हारी पहली रसोई है। दादी प्रणाम। आप बता दीजिए कि मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है, मैं वही बना दूंगी। एक काम कर बहू, तेरी सारी जेठानी और नंदों के लिए दूध वाला दलिया बना दे। इस हालत में उन्हें डॉक्टर ने दूध वाला दलिया खाने के लिए कहा है। और मेरे लिए, तेरे ससुर जी के लिए और घर के बाकी मर्दों के लिए तू पूरी और आलू की सब्जी बना ले। और दादी, मेरी सासू माँ के लिए? कल से मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, वो दिखाई ही नहीं दे रही है। मम्मी जी कहीं गई हुई है क्या? उनके मायके में कुछ जरूरी काम आ गया है, तो इसीलिए तेरी सास अपने मायके गई हुई है। लेकिन उनके बेटे की शादी से ज्यादा जरूरी भी कोई काम होगा। पारुल अपनी दादी सास से अपनी सास के बारे में पूछती है। तभी उसके ससुर रसोई में आ जाते हैं और पारुल से कहते हैं, पारुल बेटा, तुम्हारी सास कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, तब अपनी सास से जी भर कर मिल लेना। अभी तुम काम पर ध्यान दो।
अपने ससुर जी की बात सुनकर पारुल एकदम से शांत हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। पारुल थोड़ी देर में पहली रसोई का सारा काम खत्म करके डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाकर पारुल को शगुन देते हैं। तभी आज तो मेरी बहुत ज्यादा सांस फूल रही है। मैं तो आंगन में धूप लेने के लिए जा रही हूँ। पूनम, साधना, प्रिया, रिया, लाली, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगी? हाँ भाभी, मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ। मुझे भी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चेकअप के टाइम डॉक्टर ने बताया था कि आने वाले दिनों में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। पारुल अपनी जेठानी और नंद की बात सुनती है और उनसे कहती है, आप सभी लोग चिंता मत कीजिए। आपकी ऐसी हालत में मैं आप सभी लोगों का ध्यान रखूंगी। आप लोग आंगन में जाकर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए गरम गरम दूध बनाकर लाती हूँ। भाभी, आपको इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतों से भरे ससुराल को देखकर घबराहट नहीं हुई? बताओ पारुल, क्या तुम्हें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई कि तुम्हें हम सबकी सेवा करनी पड़ेगी? एक्चुअली हमारी प्रेगनेंसी मंथ ऐसे हैं कि एक के बाद एक सबकी डिलीवरी होगी। पारुल, क्या तुम ये सब एडजस्ट कर पाओगी? हाँ भाभी, आप लोग तो सब मुझसे बड़े हो। आप लोगों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ऊपर से आप सभी घर में इतनी सारी खुशियाँ लेकर आने वाली हो। लेकिन मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि एक के बाद एक सभी लोग एक साथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। और आप सभी में से सबसे पहले किसकी डिलीवरी होगी? चाची जी की। चाची जी? आपका मतलब मम्मी जी से है? अरे नहीं नहीं, ये तो तुमसे कह रही है कि तुम चाची जी बन जाओगी ना, इसीलिए। जाओ पारुल, मेरे लिए एक ग्लास गर्म पानी ले आओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गुड़िया पारुल को अचानक पानी लेने के लिए भेज देती है और पूनम की डांट लगाती है। क्या है ये पूनम? सभी ने मना किया था ना, अभी पारुल के सामने बात नहीं आनी चाहिए। फिर तुम उसे कैसे बता रही थी? मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। हाँ भाभी, वो वैसे इतनी घबराई हुई है एक साथ इतनी सारी प्रेग्नेंट औरतों से भरे हुए ससुराल को देखकर। अगर उसे ये राज भी पता चल गया तो वो और ज्यादा घबरा जाएगी। हाँ, हमें इस बात को एकदम रहस्य रखना होगा जब तक मम्मी जी खुद आकर ये बात सभी के सामने नहीं बताती। तभी पारुल पानी लेकर वहां आ जाती है और उसके आते ही सब एकदम से शांत हो जाते हैं। उन्हें देखकर पारुल को हैरानी होती है, लेकिन किसी से भी कुछ पूछने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और एक दिन घर की सभी प्रेग्नेंट औरतें शांता देवी और पारुल आंगन में बैठकर ठंड में धूप सेक रही होती हैं। तभी शांता देवी सभी से कहती हैं, गुड़िया, प्रिया और रिया, तुम तीनों का 7वां महीना शुरू हो गया है। अब तुम्हें और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़े बहुत घर के काम किया करो, अपने शरीर को चलाया करो, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। लेकिन दादी, मुझे तो चलते फिरते समय ही सांस फूलने लगती है, मैं कैसे काम कर पाऊंगी? और मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खड़ी भी होंगी तो गिर जाऊंगी। इसीलिए मेरे लिए भी काम करना मुश्किल है। हमारे जमाने में ये बोला जाता था कि अगर पेट वाली औरत 7वें महीने से झाड़ू पोछा करे, सीढ़ियाँ चढ़ेगी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन आजकल की बहू बेटियां तो इतनी कमजोर हैं कि कुछ काम करते ही चक्कर खा कर गिर जाती हैं। शांता देवी की बात सुनकर सभी प्रेग्नेंट औरतें उदास हो जाती हैं। लेकिन तभी पारुल सभी से कहती है, दादी, आप चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे सभी भाभियों और दीदियों के हाथ पैर भी चलेंगे और उनकी तबीयत भी खराब नहीं होगी। अच्छा पारुल, बताओ जरा कौन सा तरीका है तुम्हारे पास? भाभी, शादी से पहले मैंने अपने आसपास देखा है कि जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, अगर योगा करना शुरू कर दे तो उनके हाथ पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो पाती है। पेट वाली औरतें योगा कैसे कर पाएंगी? अरे दादी, आपको नहीं पता, प्रेग्नेंट औरतों के लिए अलग अलग योगासन बताए जाते हैं। मैं YouTube पर कई वीडियो देखती हूँ, उनमें से देखकर मैं सभी दीदी और भाभियों को वो वाला योगा सिखा सकती हूँ। तब तो बहुत सही रहेगा। कल से ही हम लोग एक साथ योगा करना शुरू करेंगे। कल सुबह 8 बजे सभी आंगन में आ जाएंगे और पारुल हमें योगा करना सिखाएगी। हाँ, बहुत अच्छा। पारुल बेटा, तुम सबका ध्यान रख लोगी ना? आप चिंता मत करो, मैं सभी का ध्यान रख लूंगी।
ऐसा कहने के बाद पारुल अपनी सभी जेठानी और नंद के लिए हलवा बनाने चली जाती है और अगले दिन सुबह 8 बजे से वो सभी को योगासन कराना शुरू करती है। उसे देखकर उसके ससुर जी, अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर श्रद्धा भी यहाँ होती तो वो भी योगा कर लेती। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी से बहू को श्रद्धा के बारे में बता देगा तो वो और डर जाएगी। वैसे ही नई बहू को प्रेग्नेंट औरतों से भरा ससुराल मिला है और अपने सास की हालत देखकर कहीं वो घर छोड़कर न चली जाए। इतनी मुश्किल से राहुल की शादी कराई है हमने। ध्यान रहे गलती से भी उसे पता न चले श्रद्धा के बारे में। हाँ माँ, सही कह रही हो आप, मैं उसे नहीं पता चलने दूंगा। इसके बाद पारुल अपनी सभी जेठानी और नंदों का ध्यान रखना शुरू कर देती है। वो हर रोज सुबह सभी को योगा कराती है, सभी के लिए हेल्दी नाश्ता बनाती है, एक्सरसाइज कराती है और सबकी दवा से लेकर उनके खाने पीने सबका ख्याल रखती है। एक दिन सभी प्रेग्नेंट औरतें आंगन में धूप में बैठी हुई होती हैं। तभी गुड़िया सभी से और शांता देवी से कहती है, दादी, आपने सुना है जहाँ ज्यादा अच्छा होता है वहीं शुगर की बीमारी होती है। हाँ बेटा, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रही हो? हमारे घर में किसको शुगर की बीमारी हो गई है? किसी को शुगर की बीमारी नहीं हुई है, लेकिन हमारी नई बहू हमें कुछ ज्यादा ही मिठास भरी नहीं लग रही है। ये हम सभी प्रेग्नेंट औरतों का ध्यान रखती है, पूरे घर को संभालती है, पूरे घर का काम भी करती है और कभी भी हमसे परेशान नहीं होती। हमारी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखती है। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है। कहीं पारुल के मन में कुछ और तो नहीं है और चेहरे पर कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी पार की नजरों ने उसे पहचान लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग फालतू का कुछ मत सोचो। लेकिन एक बार ये सोचने में क्या हर्ज हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो। लेकिन अगर हम जो सोच रहे हैं वो सही हुआ तो हमें बहुत नुकसान होगा। अगर पारुल लालच में आकर ये सब कर रही होगी तो कहीं हम सबको बर्बाद ना कर दे। तो हमें पारुल की परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों ना हम उसका टेस्ट लें? तुम लोग जो भी कर रही हो सोच समझ कर करना, क्योंकि अगर पारुल सही हुई और उसे इन सब के बारे में पता चल गया तो उसे कितना दुख होगा। हमने बहुत मुश्किल से राहुल की शादी कराई है। कहीं ऐसा ना हो कि पारुल घर और राहुल को छोड़कर चली जाए। अरे दादी, हम उसे कुछ भी नहीं पता चलने देंगे, आप चिंता मत करो। आपस में बातें करके सभी प्रेग्नेंट औरतें पारुल का टेस्ट लेने का डिसाइड करती हैं। और एक दिन शांता देवी, पारुल बेटा, ये लो तिजोरी की चाबियां। अब तुम तो देख ही रही हो घर की सभी औरतें पेट से हैं। किसी से कोई काम नहीं हो रहा तो तुम्हें ही सब देखना है। तो अब ये जिम्मेदारी तुम ही संभालो। घर के खर्चे से लेकर सब तरह के लेन देन तिजोरी में से कर देना। नहीं दादी, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, आप ही संभालो। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि पूरे घर की जिम्मेदारी उठा सकूं। ऊपर से 7 प्रेग्नेंट औरतों की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी। तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए तिजोरी की चाबी तुम ही संभालो। दादी, लेकिन घर में तो 6 ही प्रेग्नेंट औरतें हैं ना, 3 भाभी, 3 दीदी, 7 कैसे हुई? अरे कुछ नहीं, मैंने गलती से बोल दिया। दरअसल 6 ही प्रेग्नेंट औरतों की जिम्मेदारी है और ऊपर से तुम्हारी सास भी यहाँ नहीं है, तो अपनी सास की जिम्मेदारी तो तुम्हें ही निभानी पड़ेगी ना। जी ठीक है दादी, जैसा आप सही समझे, मैं जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। पारुल घर की तिजोरियों की चाबी ले लेती है। सभी प्रेग्नेंट बहुएं और बेटियां खुश हो जाती हैं कि अब वो पारुल का टेस्ट ले पाएंगी। पारुल घर की चाबियां लेकर घर के काम निपटाना शुरू कर देती है और उसी दिन शाम के समय, पारुल, घर का राशन खत्म हो गया है और हमारी दवाइयाँ लाने का वक्त भी हो गया है। तो एक काम करो, तुम तिजोरी में से नौकरों को पैसे निकाल कर दे दो और राशन का पर्चा बना कर दे दो। वो सारा सामान खरीद लेंगे। ठीक है भाभी, और आप लोगों के चेकअप का टाइम भी तो हो रहा है, तो आप लोग मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ पर चलना, मैं आप लोगों का चेकअप करा लाऊंगी। ठीक है, तुम तिजोरी में से पैसे निकाल कर दे देना।
उसके बाद पारुल राशन का पर्चा बनाती है और चाबियां लेकर तिजोरी की तरफ जाती है। लेकिन जैसे ही वो तिजोरी के पास जाती है, सभी प्रेग्नेंट बहुएं और बेटियां उसके पीछे पीछे चल देती हैं। आज पता चल जाएगा कि पारुल वाकई में हमारी फिक्र करती है या फिर किसी लालच में आकर फिक्र करने का दिखावा कर रही है। हाँ, लेकिन आप लोग धीरे धीरे बात करो, कहीं पारुल भाभी सुन ना ले। अगर उन्होंने सुन लिया तो वो बुरा मान जाएंगी। हाँ, सब लोग कमरे के बाहर छुपकर ही देखेंगे कि वो तिजोरी में से कितने पैसे निकालती है। कोई भी आवाज नहीं करेगा। चलो चुपचाप से सभी लोग। सभी औरतें तिजोरी वाले कमरे के बाहर छुपकर पारुल को देखती हैं। पारुल तिजोरी में से दादी के बताए हुए 10,000 रुपए निकालती है और तिजोरी का ताला लगाकर वापस बंद कर देती है और वो पैसे लाकर नौकरों को दे देती हैं। ये देखकर सभी प्रेग्नेंट औरतें के मन में तसल्ली होती है कि चलो अच्छा है कि आज इसने बेईमानी नहीं की। लेकिन तभी देख लिया तुम लोगों ने, हो गई तसल्ली। मैंने पहले ही कहा था कि पारुल एक सच्ची ईमानदार लड़की है। तुम लोग बेकार में ही उस पर शक कर रही थी। लेकिन दादी, अभी तो ये पहला टेस्ट था। हो सकता है कि वो इतनी जल्दी अपनी सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहती हो। एक तो टेस्ट और लेने दीजिए, फिर पता चलेगा कि उसके मन में सच्चाई क्या है। तुम लोग अच्छे से सोच समझ लो, अगर बाद में कोई भी गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम लोग होगी। हाँ दादी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। अपनी दादी सास को तसल्ली देकर गुड़िया घर की बाकी सभी औरतों से कहती है, मेरे पास पारुल का टेस्ट लेने के लिए एक और तरीका है। आज हम ही सब लोग डॉक्टर के यहाँ पर जाएंगे तो डॉक्टर की फीस 5,000 होगी, लेकिन मैं पारुल को 8,000 रुपए दूंगी। फिर बाद में देखूंगी कि वो हमें पैसे वापस करती है या नहीं। हाँ भाभी, ये तरीका सही रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि पारुल वाकई में कितनी लॉयल है और वो कितना ईमानदारी से हम सबका ध्यान रख रही है। जी हाँ, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलो हम सब लोग तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। पारुल भाभी को भी ले चलते हैं। ऐसा कहकर सभी प्रेग्नेंट औरतें पारुल के साथ डॉक्टर के पास जाती हैं। गुड़िया पारुल को डॉक्टर की फीस के 8,000 रुपए देती है, लेकिन सभी का चेकअप कराने के बाद पारुल उनमें से 3,000 रुपए वापस कर देती है और 5,000 रुपए डॉक्टर की फीस दे देती है। अरे, ये तो इस टेस्ट में भी पास हो गई। इसमें तो कहीं हम लोग ज्यादा ही तो नहीं सोच रहे, या फिर इसका टेस्ट लेने का हमारा फैसला गलत तो नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। अगर बाद में भाभी को पता चल गया तो कहीं वाकई में वो घर छोड़कर न चली जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक और टेस्ट लेते हैं, उसमें कौन सा हम पारुल को बताने वाले हैं, बस हमारे मन की तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है, मुझे भी यही सही लगता है। चलो एक बार और टेस्ट लेते हैं। सभी प्रेग्नेंट औरतें आपस में ये चर्चा करती हैं और घर जाने के लिए तैयार होती हैं। तभी पारुल सभी से कहती है, दीदी, भाभी, आप लोग घर जाइए, मुझे आप लोगों के लिए कुछ फल खरीदने हैं। मैं मार्केट होकर आती हूँ। इस हालत में आप लोगों का मार्केट में घूमना ठीक नहीं है। हाँ, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। चलो हम सब लोग घर चलते हैं। पारुल, तुम जल्दी लौट आना और मेरे लिए कीवी जरूर लेकर आना। जी ठीक है भाभी। पारुल, ये 3,000 रुपए तुम ही रख लो और इसी से फल खरीदना। पारुल 3,000 रुपए लेकर मार्केट में फल खरीदने के लिए चली जाती है। वहाँ उसे पड़ोस की कुछ औरतें मिल जाती हैं और वो पारुल से कहती हैं, अरे तुम तो पारुल हो ना, शांता देवी के घर की नई बहू। कैसी किस्मत है तुम्हारी, नए नए ससुराल में आई और प्रेग्नेंट औरतों से भरा हुआ घर मिल गया और आते ही सबकी सेवा करनी पड़ रही है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये तो सोचो कि सास अब बहू के सामने बच्चा पैदा करेगी। हाँ, एक देवर या ननंद भी तो आने वाला है। अब तुम चाचा और मामी के साथ भाभी भी बनने वाली हो। ये सब आप मुझसे क्यों कह रही हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तो मेरी 3 जेठानियाँ और 3 नंदे ही तो पेट से हैं। ओह, लगता है इसके घर वालों ने इसको कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों में अपने आप पता चल जाएगा। पड़ोस की औरतें पारुल से ये सब कहकर चली जाती हैं, लेकिन पारुल के दिमाग में उनकी बातें घर कर जाती हैं। घर लौटकर वो शांता देवी से उसके बारे में पूछने की कोशिश करती हैं। दादी, मुझे आज पड़ोस की औरतें ऐसे बोल रही थी कि घर में मैं चाची और मामी के साथ भाभी भी बनूंगी। ये सब क्या था? अरे पगली, पड़ोस की औरतों का काम ही भड़काना होता है। तुम किसी की बातों में मत आओ, तुम अपने घर में ध्यान दो। लो, मैं सभी के लिए गरम गरम दूध और हलवा बनाया है, तुम ले जाओ और तुम खुद भी खा लेना। पूरे दिन सबका ध्यान रखती हो, खुद का ध्यान नहीं रखती। शांता देवी बात को नजरअंदाज करके पारुल को हलवा और दूध पकड़ा देती हैं।
पारुल सभी के लिए हलवा दूध लेकर जाती है और अपनी सभी जेठानियों और नंदों को गर्मा गर्म हलवा दूध खिलाती है। उसके बाद अपने काम में लग जाती हैं। लेकिन सभी प्रेग्नेंट औरतें अभी भी पारुल की परीक्षा लेने के बारे में ही सोच रही होती हैं। इसीलिए वो कभी वॉशिंग मशीन में पैसे छोड़ देती हैं, कभी घर के किसी कोने में। लेकिन पारुल हर बार अपनी ईमानदारी पर खरी उतरती है। अब बहुत दिन हो गए, हमने पारुल की बहुत सारी परीक्षाएं ले ली। अब मुझे लगता है कि अब आखिरी परीक्षा का वक्त आ गया है। वो क्या है भाभी, आप आखिरी परीक्षा कैसे लेने वाली हो? मैं एक काम करूंगी, मैं बेहोशी का नाटक करूंगी और खूब सारे गहने पहनकर उसके कमरे में जाऊंगी और अपने सारे गहने वहीं छोड़ दूंगी। देखती हूँ पारुल मेरे कहने पर मुझे वापस देती है या नहीं। अगर पारुल भाभी आपके गहने वापस नहीं देती तो आपको कितना नुकसान होगा। कोई बात नहीं, नुकसान मुझे होगा लेकिन हमारा घर तो बच जाएगा ना। मुझे अभी भी पारुल पर शक है। ठीक है भाभी, ऐसा ही करते हैं। गुड़िया उस दिन बहुत सारे गहने पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है और पारुल के कमरे में जाकर बेहोश होने का नाटक करती है। एक काम करती हूँ, अभी सारे गहने यहीं रख देती हूँ, फिर पता चलेगा इसकी सच्चाई। इसके बाद जब तक पारुल गर्म पानी लेकर आती है, इतनी देर में गुड़िया अपने सारे गहने वहीं छोड़ देती है और पारुल से कहती है, पारुल मुझे मेरे कमरे में छोड़ा, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। जी भाभी ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। इसके बाद पारुल गुड़िया को उसके कमरे तक छोड़ आती है। लेकिन उस समय गुड़िया के गहने अपने साथ नहीं ले जाती। फिर वो बाकी के कामों में लग जाती है। जब बहुत देर तक गुड़िया के गहने नहीं मिलते तब गुड़िया सबको बुलाकर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, पारुल की नीयत मेरे गहनों पर खराब हो गई। वो अभी तक मेरे गहने देने नहीं आई है। लेकिन भाभी अब क्या होगा, आपके गहने कैसे मिलेंगे? सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी पारुल उनके कमरे में आती है। गुड़िया भाभी, आप सुबह जब मेरे कमरे में बेहोश हुई थी तो अपने सारे गहने वहीं छोड़ आई थी। जो आपके सारे गहने हैं संभाल कर रख लीजिए, घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं। अरे हाँ, मैं तो पूरे घर में ढूंढ रही थी, वहाँ रह गए थे। थैंक यू सो मच पारुल, तुमने मुझे मेरे गहने वापस कर दिए। पारुल मुस्कुराकर कमरे से चली जाती है और सभी तसल्ली की सांस लेती हैं कि चलो पारुल ईमानदार है। तभी शांता देवी कमरे में आती है। अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया ना कि पारुल कितनी ईमानदार है। अब उसका कोई भी टेस्ट मत लेना। हाँ दादी, अब हमें विश्वास हो गया है। हम अब पारुल का कोई भी टेस्ट नहीं लेंगे। सभी लोगों को पारुल के ऊपर विश्वास हो जाता है और सभी डिसाइड करते हैं कि उसका कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते हैं और एक दिन सभी प्रेग्नेंट औरतें आंगन में बैठकर बात कर रही होती हैं। सभी के पैरों में सूजन आ रही होती है और पारुल सभी के लिए तेल गर्म करने के लिए गई हुई होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमने पारुल का टेस्ट लेकर गलत किया। अगर कभी उसे पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे कोई बात नहीं, हमारे मन की तसल्ली तो हो गई ना। और कौन सा हम उसे ये बताने वाले हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि इस तरह किसी भी बहू की परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं है। तुम लोगों ने उस पर शक किया और देखो, उसने तुम सब लोगों को गलत साबित कर दिया। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना। इसी समय पारुल वहां आती है, सभी की बात सुन लेती है और हैरान रह जाती है। उसके हाथ में गरम गरम तेल की कटोरी नीचे गिर जाती है और वो रोने लग जाती है। वो रोते रोते सबसे कहती है, मुझे नहीं पता था आप लोग मुझ पर इतना शक कर रहे हो। मैंने अपने मन से आप लोगों की सेवा की थी और आप लोगों को अपना मानती थी। और आप लोग प्रेग्नेंट हो, इसलिए मुझे आप लोगों की चिंता भी होती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप सभी लोग मेरा टेस्ट ले रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ससुराल में मुझे इतना गलत समझा जाएगा। नहीं नहीं पारुल, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस। नहीं भाभी, अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। पारुल रोते रोते आंगन से घर के अंदर की तरफ जाती है। तभी अचानक उसकी सास श्रद्धा वहां आ जाती है। दरअसल उसके ससुर विक्रम जी ने दूसरी शादी की थी, इसीलिए उसकी जो सास थी वो काफी कम उम्र की थी और वो भी प्रेग्नेंट थी। उसका 8वां महीना पूरा हो गया था। कभी भी श्रद्धा की डिलीवरी हो सकती थी और वो इसीलिए आज अपने मायके से वापस आई थी। उसे देखकर पारुल एकदम से हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, आप कौन है और आप भी प्रेग्नेंट हैं? क्या आप भी हमारे ही परिवार की हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सास हूँ। लेकिन आप तो काफी जवान हैं और प्रेग्नेंट भी हैं। मेरी सास कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? अब बेटा, तुम्हारे ससुर जी ने
अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की। अभी हमारी शादी को कुछ ही साल हुए हैं। अचानक से एक दिन मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं क्या ही कर सकती थी, और राहुल की शादी भी करनी थी। कोई भी हमारे घर में सास को प्रेग्नेंट देखकर अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए हमने तुमसे ये सब छुपाया। लेकिन मैं तो दादी से कितनी बार कह चुकी थी कि मुझे बता दो, लेकिन किसी ने भी मुझे सच्चाई नहीं बताई। आप लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? पहले मुझसे सच्चाई छुपाई गई थी, फिर मेरी परीक्षा ली गई। पारुल एकदम से रोने लग जाती है। तभी श्रद्धा उससे कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। अब तुमसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, न कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा। दरअसल ये सब हम लोगों ने अपनी ही भलाई के लिए किया था। तुम तो देख ही रही हो कि पूरा घर प्रेग्नेंट औरतों से भरा हुआ है, और शादी के समय तुम्हारे पिताजी ने हमसे 10 लाख रुपए भी लिए थे। तो हमें लगा था कि कहीं तुम्हारे पिताजी की तरह तुम भी लालची तो नहीं हो। अपनी सास की बात सुनकर पारुल को सारी बातें समझ में आती हैं और वो सभी से माफी मांगती है। उसके बाद अचानक से श्रद्धा जी को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो एकदम से कराहने लगती हैं। क्या हुआ मम्मी जी आपको? लगता है अस्पताल जाने का समय आ गया है, लेकिन इसकी तो हालत बिगड़ती जा रही है। हमें क्या करना चाहिए? एक काम करती हूँ, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ। मुझे पता है कि ऐसे समय में क्या करते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, जल्दी से सभी को बुलाइए, मम्मी जी को अस्पताल लेकर जाना है। पारुल फटाफट से गर्म पानी लेकर आती है और गर्म पानी अपनी सास के पेट पर लगाती है। उसके बाद घर के बाकी सारे मर्द आते हैं और श्रद्धा देवी को अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही श्रद्धा दीदी हॉस्पिटल पहुंचती हैं, पीछे से गुड़िया और प्रिया को दर्द होना शुरू हो जाता है। हे भगवान, घर के सभी मर्द तो चले गए, लेकिन अकेली मैं ये सब कैसे संभालूंगी? भाभी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं कुछ करती हूँ। पारुल फटाफट कैब से अपनी जिठानी गुड़िया और नंद प्रिया को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है। सभी को अस्पताल में एडमिट करती है। थोड़ी देर बाद श्रद्धा, प्रिया और गुड़िया तीनों एक एक बेटे को जन्म देती हैं। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। तभी विक्रम जी कहते हैं, मुझे माफ कर दो पारुल बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सख्ती दिखाई, लेकिन इसकी वजह थी मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम हमारे घर में एडजस्ट कर पाओगी या नहीं। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा मेरा फर्ज था। आप सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं। पारुल सभी को बधाई दे रही होती है। तभी अचानक से वो खुद भी बेहोश हो जाती है। सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। अरे पारुल, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कैसे खराब होगी? शायद पूरा दिन काम करती रहती है, इतनी भाग दौड़ के चक्कर में इसकी तबीयत खराब हो गई होगी। चलिए इसका डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। सभी लोग फटाफट पारुल को भी अस्पताल के कमरे में ले जाकर लेटाते हैं और डॉक्टर उसका चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद, बधाई हो, आपकी सबसे छोटी बहू भी प्रेग्नेंट है। इसको 3रा महीना चल रहा है, सब लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। पारुल की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी उसके ससुर विक्रम जी, घर में सभी प्रेग्नेंट औरतों में से 3 औरतों की डिलीवरी तो हो गई है, अब हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। तभी शांता देवी पारुल के कमरे में आती हैं और कहती हैं, पारुल बेटा, तुमने प्रेगनेंसी में अपनी सभी जेठानियों नंदों का इतना ख्याल रखा, अब तुम्हारी बारी है। अब हम सभी लोग मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और ये ससुराल अब तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर दिखाएगा। इसके बाद कुछ महीने बीतते हैं और धीरे धीरे एक एक करके डिलीवरी हो जाती है और सभी औरतें अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ पारुल का भी ध्यान रखती हैं।